हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल एसजी नॉवल वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। ऐसे ही रोचक स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए अब एपिसोड कंटिन्यू करते हैं। एपिसोड 116 एंटाइटल्ड चैप्टर। करण युवांशी को उठाकर अंदर एक बड़े से रूम में ले गया। युवांशी गुस्से से करण को घूर रही थी। करण को बार बार कहने पर भी उसने युवांशी को नहीं छोड़ा और अंदर ले आया। जैसे ही करण युवांशी को अंदर लेकर आया, उसने युवांशी को में गोद से नीचे उतार दिया। युवांशी अंदर रूम की हालत देखकर हैरान रह गई और उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उससे खुद की आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। युवांशी ने देखा कमरे की दीवारों पर युवांशी की फोटोज लगी हुई थी। युवांशी की अलग अलग फोटोज युवांशी को खुद भी नहीं पता था उसने कब कब खिंचवाई थी। युवांशी हैरानी से करण की तरफ देखने लगी और कहा, मेरी इतनी सारी तस्वीरें, लेकिन ये तुम्हें मिली कहाँ से? करण, वो मैटर नहीं करता, बस मेरा दिल देखो कि मैंने तुम्हारे लिए ये सरप्राइज तैयार किया है। आई होप यू लाइक इट। युवांशी ने कमरे की हालत देखी। कमरा एकदम साफ सुथरा था, जैसे कभी किसी ने उसके अंदर के सामान को टच तक नहीं किया हो। युवांशी, हाँ, ये सब इतना बुरा भी नहीं है। आखिर युवांशी ओबरॉय की फोटो है तो अच्छी क्यों नहीं होंगी? उद्धरण चिन्ह। करण, अच्छा तो मतलब तुम्हें मेरा सरप्राइज पसंद आया। आई लाइक यू एंड आई वॉन्ट यू। अब बस मुझे तुम्हारा जवाब चाहिए। युवांशी, ओ हेलो हीरो, मुझे तुम्हारा सरप्राइज पसंद आया, लेकिन तुम नहीं, तुम सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ हो। युवांशी जी ने कर्ण की तरफ बढ़ते हुए हैरानी से कहा, तो तुम्हें क्या लगता है ये सब करके तुम युवांशी ओबरॉय को इम्प्रेस कर लोगे? इतना आसान नहीं है करण सिंघानिया। युवांशी ओबरॉय कोई मामूली लड़की नहीं जो तुम जैसे लड़के से इतनी आसानी से इम्प्रेस हो जाए। वैसे तुम्हारा ये सरप्राइज, तुम्हारी यह स्कीम अच्छी थी, लेकिन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। तो मेरा जवाब ना है, और जैसा कि मुझे लगता है हमेशा के लिए ना रहेगा। करण युवांशी जी के पास आया और उसे कसकर कमर से पकड़कर अपने करीब खींच लिया। युवांशी करण की आंखों में देख रही थी। करण ने युवांशी की कमर पर जोर से पिंच किया और युवांशी की एक हल्की आह निकल गई। घुटनों के बल बैठ गया और युवांशी को पलटकर जहां उसे पिंच किया वहां उसकी कमर पर अपने होंठ रख दिए। युवांशी ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने हाथों की मुट्ठी कस ली। करण ने युवांशी की कमर पर धीरे से बाइट किया और उठते हुए कहा, अब दर्द नहीं होगा। युवांशी, ये क्या किया तुमने? करण, वही जो मेरा दिल कह रहा है, और मैं तुम्हें एक बात बता दूं, तुम्हें बस मेरी होना है, चाहे अभी चाहे कुछ दिन बाद। लेकिन अगर मेरे सिवा किसी और का ख्याल भी अपने मन में लाई तो बहुत बुरा होगा। तुम्हारे साथ जबरदस्ती बिल्कुल नहीं करूंगा। मैं चाहता कि तुम खुद चलकर मेरे पास आओ, लेकिन अगर तुमने कुछ और सोचा तो बस खत्म कर दूंगा तुम्हें भी। इतना कहने के बाद करण ने युवांशी के नीचे वाले होंठ पर बाइट किया और उसे पीछे करके छोड़ दिया। युवांशी ने हैरानी से देखते हुए करण की तरफ देखा और कहा, तुम्हारा यह एटीट्यूड, और तुम भाड़ में जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आइंदा अगर मेरी रास्ते में आने की कोशिश की तो तुम्हारा हर्ष बहुत बुरा होगा। युवांशी वहां से बाहर निकलने लगी, तभी करण ने उसका हाथ फिर से पकड़ लिया। युवांशी ने वापस पलट कर देखा, लेकिन करण से कुछ नहीं कहा। करण युवांशी आंखों में देख रहा था। युवांशी गुस्से से करण को घूर रही थी, लेकिन करण की आंखों में युवांशी के लिए सिर्फ एक जुनून था। युवांशी ने अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, हाथ हाथ छोड़ो मेरा करण। करण, अभी हाथ नहीं छूटने वाला, जिंदगी भर ऐसे ही रहेगा। अभी तो तुम छोड़कर चले जाओगी, फिर तुम खुद आओगी मेरे पास। युवांशी, ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा वहम है। मैं जिंदगी में कभी भी तुम्हारे पास वापस नहीं आऊंगी। तुम जैसे बेवकूफ इंसान के लिए कौन लड़की वापस आएंगी? करण ने युवांशी को अपने करीब खींच लिया। युवांशी एक झटके में करण की बाहों में आ गिरी। युवांशी के हाथ करण की बाजू पर थे और करण ने युवांशी को अपने हाथों में लेते हुए कहा, बेवकूफ लड़का जो तुम्हारे प्यार में पागल हो गया है। पहली नजर में तुम्हें देखते ही जो भी फील हुआ वो बता दिया। मैं नहीं जानता तुम मेरे बारे में क्या सोच रही हो, बट लेकिन चल, मैं यही कहना चाहता हूँ कि आई वॉन्ट यू बैडली। युवांशी, करण सिंघानिया, तुम्हें ये भी नहीं पता कि तुम्हारे सामने जो लड़की खड़ी है जिसे तुम हासिल करना चाहते हो, वो इतनी आसानी से तुम्हारे हाथ नहीं आने वाली। करण,
बाकी नहीं पता, बस तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाओगी, अब तुम जा सकती हो। युवांशी ने अपना हाथ छुड़वाया और वहां से बाहर निकल गई। करण ने इस बार युवांशी को नहीं रोका। तभी दरवाजे पर किसी ने नॉक किया और करण ने पलटकर देखा। सामने युवांशी खड़ी थी। करण ने युवांशी को देखकर कहा, अब क्या हुआ? उद्धरण चिन्ह डॉट। जाने का मूड बदल गया। उद्धरण चिन्ह। युवांशी स्माइल करते हुए, मुझे घर छोड़कर आओ, मुझे ड्राइवर के साथ नहीं जाना, तुम चलो मेरे साथ। करण ने मुस्कुराते हुए युवांशी से कहा, अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ। युवराज का घर। शिवांगी किचन में खाना बना रही थी कि तभी युवराज ने पीछे से आकर उसे पकड़ लिया और गोद में उठाकर शेल्फ पर बिठा दिया। शिवांगी ने गुस्से से कहा, ये क्या हरकत है युवराज? अभी जाओ, मुझे खाना बनाने दो। युवांशी आती होगी। युवराज ने गैस बंद की और शिवांगी को गोद में उठाकर बाहर निकलते हुए कहा, इसीलिए तो कह रहा हूँ, युवांशी के आने से पहले हमें हमारा जरूरी काम कर लेना चाहिए, फिर तुम मुझे करीब नहीं आने देती। शिवांगी, युवराज नीचे उतारो मुझे, कुछ तो शर्म करो, तुम हर टाइम बस यही सब सोचते रहते हो क्या? युवराज ने रूम में जाकर पैर से दरवाजा बंद किया और शिवांगी को बेड पर फेंक दिया। उसने शिवांगी के ऊपर आते हुए कहा, हर टाइम तो नहीं, बस जब तुम्हें देखता हूँ तो खुद ही ये सब दिमाग में चलने लगता है। अच्छा, अब ये बातें बंद करो और मुझे ठंड लग रही है, उसका कोई इलाज करो। शिवांगी, बेशर्म कहीं के। युवराज ने शिवांगी के होंठों पर होंठ रख दिए और उसे किस करने लगा। शिवांगी ने अपनी आंखें बंद कर ली और कमरे में अंधेरा हो गया। एपिसोड 117, युवांशी की बेचैनी। सिंघानिया इंडस्ट्री। आज कई हफ्ते बीत गए युवांशी और करण की मुलाकात को। करण ने उसके बाद ना युवांशी को फोन किया और ना हो उससे मुलाकात की। करण अपने मीटिंग हॉल में बैठा हुआ था और सामने एक आदमी प्रेजेंटेशन पेश कर रहा था। करण सामने चेयर पर बैठा था और वो प्रेजेंटेशन ध्यान से देख रहा था। करीब 20 मिनट के बाद प्रेजेंटेशन खत्म हुई और सभी ने तालियां बजाई सिवा करण के। करण उठा और उस आदमी के पास जाकर हाथ बढ़ाते हुए कहा, वेल डन सिद्धार्थ, बहुत अच्छा काम किया तुमने। सिद्धार्थ ने करण से हाथ मिलाया और कहा, थैंक यू सर, ये सब आपके मुझ पर यकीन का नतीजा है। तभी एक आदमी ने कहा, वेरी गुड मिस्टर सिंघानिया, हमें आपकी डील काफी पसंद आई, हमें आपसे कॉन्ट्रैक्ट 1 साल का कंट्रैक्ट करना है। करण, ठीक है, आप सिद्धार्थ से बात कर लीजिए, ये सब यही हैंडल करेगा। दूसरी तरफ युवांशी अपने रूम में बैठी हुई थी। वो अपने फोन पर कुछ देख रही थी। युवांशी ने खुद से कहा, क्या हुआ होगा? उसने दोबारा मुझे फोन क्यों नहीं किया? उद्धरण चिन्ह डॉट। दोबारा परेशान नहीं किया? क्या सच में मेरा पीछा छोड़ दिया? उद्धरण चिन्ह। युवांशी फिर से अपने फोन में कुछ मैसेज टाइप करते हुए बोली, एक बार मैसेज करके देखती हूँ, मेरी नींदें हराम करके खुद चैन से मजे ले रहा है। युवांशी ने करण को व्हाट्सएप पर मैसेज टाइप करके सेंड किया। दूसरी तरफ करण, जो अपने केबिन में बैठा अपने मैनेजर सिद्धार्थ से कुछ डिस्कस कर रहा था, तभी उसके फोन पर मैसेज की टोन बजी और उसने अपना फोन चेक किया। करण के होठों पर एक डेविल स्माइल आ गई जब उसने युवांशी का मैसेज देखा। युवांशी ने मैसेज किया था, क्या हुआ, इतने दिनों से कोई फोन मैसेज नहीं? कहीं तुम्हारा दिमाग ठीक तो नहीं हो गया ना? तुम बेवकूफ से सही तो नहीं हो गए? करण ने एक मैसेज टाइप करके युवांशी को सेंड किया। युवांशी ने देखा, उस मैसेज में लिखा था, तुम ही तो चाहती थी कि मैं तुम्हारा पीछा छोड़ दूं, तो क्या हुआ, तुमने अपना इरादा बदल लिया क्या? उद्धरण चिन्ह। युवांशी ने मैसेज किया, मुझे क्या जरूरत है अपना इरादा बदलने की तुम जैसे बेवकूफ के लिए? करण मुस्कुराया और उसने दोबारा मैसेज नहीं किया। उसने सिर्फ युवांशी का मैसेज सीन किया। करण की ऐसी युवांशी को इग्नोर करने पर युवांशी को बहुत गुस्सा आया। उसे लगा कि करण उसे इग्नोर करके उसे अकड़ दिखा रहा है। युवांशी ने अपने फोन वहीं बेड पर फेंक दिया और दोबारा करण को मैसेज नहीं किया, लेकिन उसके दिमाग में अजीब सी बेचैनी हो रही थी। वो कमरे में इधर उधर चक्कर लगाने लगी। दूसरी तरफ करण ने थोड़ी देर बाद जैसे ही सिद्धार्थ केबिन से बाहर गया, युवांशी को फोन लगाया। युवांशी ने जल्दी से बेड से फोन उठाया और देखा कि करण का फोन आ रहा है। युवांशी ने फोन कट कर दिया। करण ने दोबारा फोन नहीं लगाया।
युवांशी ने खुद से कहा, कैसा बेवकूफ इंसान है ये। एक बार फोन कट किया तो क्या दोबारा नहीं लगा सकता। ठीक है, अगर इतना ही भाव खा रहा है तो मुझे भी कोई जरूरत नहीं है इससे बात करने की। मुंबई ओबरॉय हाउस। पिछले 21 सालों में ओबरॉय हाउस पूरी तरह बदल चुका था। मिसेज ओबरॉय आज भी बस इसी इंतजार में थी कि युवराज शिवांगी और अपने परिवार के साथ वापस आ जाए, पर युवराज ये नहीं चाहता था कि वो अपने परिवार को लेकर वापस आए। शिवांगी ने बहुत बार युवराज को मनाने की कोशिश की, लेकिन वो युवराज के गुस्से से अच्छे से वाकिफ थी और युवांशी भी वही करती थी जो युवराज कहता था। आखिर है तो वो अपने बाप की बेटी, बिल्कुल अपने बाप की तरह ही जिद्दी थी। ओबरॉय हाउस के हाल से सारे सोफे वगैरह हटा दिए गए थे। वहां सिर्फ किचन के सामने की तरफ एक बड़ा सा डाइनिंग टेबल रखा हुआ था। हॉल में कोई भी नजर नहीं आ रहा था सिवाय नौकरों के। घर के बाहर वैसे ही पहले की तरह गार्ड्स खड़े थे, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे घर के अंदर कोई हो ही ना, इतनी शांति जैसी यहाँ कोई रहता ही नहीं हो। तभी बाहर से एक लड़का कार की चाबी अपने हाथ की उंगलियों में घुमाते हुए अंदर आया और जोर जोर से आवाज लगाने लगा, मॉम कहाँ हो आप। उसकी आवाज सुनकर अंदर से नीता बाहर निकली और कहा, क्या बात है अथर्व, ऐसे क्यों चला रहे हो। वो लड़का, जिसकी उम्र कोई 21 से 22 साल के बीच थी, उसने जीन्स और जैकेट पहनी हुई थी और उसके बाल ऊपर की तरफ सेट किए हुए थे। उसके गले में एक अजीब सी चैन पहनी थी और हाथ में कार की चाबी थी। उस लड़की ने कहा, माँ दादी कहाँ है, जल्दी बताए। उद्धरण चिन्ह। नीता, माँ तो अपने रूम में होंगी, लेकिन क्या बात है मुझे बताओ। अथर्व ने नीता को कंधों से पकड़कर घुमाते हुए कहा, मोम बहुत बड़ी खुशी की बात है, आपको पता है मैंने कॉलेज में टॉप किया है। नीता अथर्व की बात सुनकर बहुत खुश हुई और कहा, ये तो बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है बेटा। लेकिन ये तो होना ही था, आखिर मेरे बेटे ने इतनी मेहनत जो की थी। और तुम तो शुरू से टॉपर हो ना, तुम्हें तो जीत की आदत हो गई है। अथर्व, कुछ ऐसा ही समझ लीजिए मोम, लेकिन अभी मुझे दादी को बताकर आने दीजिए। नीता, अच्छा ठीक है, मैं तेरे पापा को फोन करके बताती हूँ, वो सुनेगी तो बहुत खुश होंगे। उद्धरण चिन्ह डॉट। मेरे बेटे ने टॉप किया है, कोई छोटी मोटी बात नहीं है। अथर्व अंदर मिसेज ओबरॉय के रूम में चला गया और नीता किसी को फोन लगाने लगी। युवराज का घर। शिवांगी और युवराज डाइनिंग टेबल पर बैठे डिनर कर रहे थे। युवराज ने शिवांगी से कहा, मेरी प्रिंसेस आज डिनर के लिए नहीं आई, क्या बात है। उद्धरण चिन्ह। शिवांगी, शाम को बा से कुछ ऑर्डर किया था, पिज्जा शायद, अब कह रही है भूख नहीं है, बाहर से खाने से पेट भरने लगा है अब इसका, पहले तो मेरे सिवा किसी और के हाथ का खाती नहीं थी। युवराज, तुम फिक्र क्यों करती हो स्वीट हार्ट, मैं हूं ना, मैं तुम्हारे हाथ का खाना भी खा लूंगा और तुम्हें भी। शिवांगी ने युवराज के पैर पर अपना पैर मारा और कहा, जितनी तुम्हारी उम्र हो रही है ना, उतने तुम गंदे होते जा रहे हो, शर्म करो, हमारी बेटी जवान हो गई है। युवराज, अगर शर्म करता तो बेटी कहाँ से आती। उद्धरण चिन्ह। शिवांगी ने युवराज को देखकर सिर हिला दिया और खाना खाने लगी। एपिसोड 118 रोमांस इन ऑफिस। अगले दिन, करण का ऑफिस। करण अपने कैबिन में बैठा अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। तभी किसी ने दरवाजा नॉक किया। करण ने बिना देखे कहा, कम इन। करण के सामने उसकी सेक्रेटरी नताशा खड़ी थी। नताशा ने करण से कहा, सर बाहर आपसे मिलने कोई आया है। करण ने अपनी नजरें टेढ़ी करते हुए नताशा से कहा, कौन आया है मुझसे मिलने। उद्धरण चिन्ह। नताशा, सर युवांशी ओबरॉय आए हैं सर। करण ने युवांशी का नाम सुनकर ईविल स्माइल की और कहा, अभी बाहर ही रखो उसे, अभी मैं काम कर रहा हूँ। नताशा वहां से बाहर चली गई और उसने बाहर जाकर युवांशी से कहा, सर अभी काम कर रहे हैं, आप अभी अंदर नहीं जा सकती, आप वेट कीजिए। युवांशी उठी और उसने गुस्से से कहा, वेट माय फुट। युवांशी ने नताशा को पीछे धक्का दिया और खुद करण के कैबिन के अंदर आ गई। युवांशी को अंदर देखकर करण अपनी चेयर से उठा और उसे मुस्कुराते हुए देखने लगा। युवांशी गुस्से से करण को घूर रही थी। तभी नताशा अंदर आए और उसने डरते हुए कहा, आई एम सॉरी सर, मैंने इन्हें रोकने की कोशिश की लेकिन ये रुकी ही नहीं।
करण ने युवांशी की तरफ देखते हुए नताशा को अपने हाथ से इशारा करते हुए कहा, गेट आउट फ्रॉम हियर एंड किसी को अंदर आने मत देना जब तक मैं न कहूं। नताशा वहां से बाहर निकल गई। करण बस एकटक युवांशी को देखे जा रहा था। युवांशी ने येलो कलर का हाफ क्रॉप टॉप और जीन पहनी हुई थी। युवांशी ने पैरों में स्पोर्ट्स शू और बालों की पोनी बनाई हुई थी। युवांशी करण के पास आए और गुस्से से उसका कॉलर पकड़ते हुए कहा, बेवकूफ कहीं के, मेरे मैसेज का जवाब ना देकर क्या साबित करना चाहते हो तुम? मुझे इग्नोर करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? मैं जान से मार दूंगी तुम्हें। करण ने कोई जवाब नहीं दिया और बस वो युवांशी की आंखों में देखे जा रहा था। युवांशी करण के बेहद करीब थी और उनकी सांसें एक दूसरे को बहुत साफ सुनाई दे रही थी। युवांशी ने फिर से कहा, मैं क्या क्या कह रही हूँ और तुम गूंगे बनकर खड़े हो। करण ने मदहोशी से कहा, किस मी नाउ। युवांशी ने करण को बात सुनकर उसका कॉलर छोड़ दिया और पीछे हटने लगी, लेकिन करण ने युवांशी की कमर पर जोर से अपनी पकड़ बनाकर उसे अपने करीब खींचा और उसे गोद में ऊपर उठा लिया। युवांशी ने धीरे से कहा, व्हाट द फक आर यू डूइंग? उद्धरण चिन्ह। करण ने युवांशी को अपने बेहद करीब खींच लिया और युवांशी ने अपने पैर करण के टॉसों पर रख कर लिए। करण ने युवांशी को वही टेबल पर बिठा दिया और पैरों के बीच खड़ा हो गया। युवांशी करण को देख रही थी पर उसने करण को कुछ भी करने से बिल्कुल भी नहीं रोका। करण ने युवांशी का क्रॉप टॉप कंधे से हटा दिया। युवांशी की ब्रा का स्टेप्स दिखने लगा था। करण ने युवांशी के कंधे पर जोर से बाइट किया। युवांशी ने गुस्से से कहा, बेवकूफ कहीं के, क्या कर रहे हो तुम? करण, आई सेड किस मी नाउ। युवांशी ने अपने होंठ करण के होंठों पर रख दिए और उसके होंठों को किस करने लगी। करण युवांशी को फील कर रहा था। युवांशी ने करण के टॉसों पर अपने पैरों की पकड़ मजबूत कर ली और उसके लोअर लिप को सक करने लगी। करण ने युवांशी का क्रॉप टॉप हटाने की कोशिश की लेकिन उसने गुस्से में आकर उसे उतार दिया। युवांशी करण के सामने सिर्फ ब्रा में थी। करण ने युवांशी के ब्रेस्ट पर हाथ फेरा और कहा, आई वॉन्ट दिस रेड रोज। युवांशी, आयुषो तुम्हें सिर्फ यही चाहिए। करण ने युवांशी को गोद में उठाया और अंदर रूम में ले गया। उसने एक झटके में युवांशी को बेड पर पीठ के बल फेंक दिया और अपनी शर्ट और पैंट उतार कर उसके ऊपर आ गया। करण ने युवांशी के हाथ अपनी टाई लेकर बेड से दोनों हाथ बांध दिए। युवांशी, व्हाट आर यू डूइंग करण? करण ने युवांशी के होंठों पर उंगली रखते हुए कहा, यू आर माई किटन नाउ, सो जस्ट शट योर माउथ एंड फील दिस। करण ने इतना कहने कर बाद युवांशी की जीन उतार दी और उसने ऊपर आकर उसके ब्रेस्ट को सक करने लगा। युवांशी ने आंखें बंद कर ली और कहा, ओ फक। करण ने युवांशी की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, अब बारी है तुम्हें अपना बनाने की रेड रोज। युवांशी ने कुछ नहीं कहा जा और मुस्कुराते हुए करण की तरफ देखने लगी। करण ने युवांशी के पेट पर सक करना स्टार्ट कर दिया। युवांशी, स्टॉप इट, डोंट डू दिस। करण ने युवांशी के दोनों पैर अपने कंधे पर रखे और एक झटके में युवांशी की बॉडी में एंटर किया। युवांशी का ये फर्स्ट टाइम था इसलिए उसकी चीख निकल गई। करण ने अपनी स्पीड बढ़ाते हुए कहा, जितना चिल्लाना है चिल्ला लो रेड रोज, क्योंकि तुम्हारी आवाज इस रूम से बाहर नहीं जाने वाली। युवांशी, स्टॉप इट करण, इट्स हर्टिंग। करण, बस कुछ मिनट का दर्द होगा रेड रोज। करण ने अपनी स्पीड और तेज कर दी। युवांशी की आंखें भी तेज हो गई। करण ने युवांशी को धीरे धीरे अपनी वाइल्डनेस दिखाना शुरू कर दिया। शाम से रात हो गई लेकिन करण अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रहा था। युवांशी ने करीब 3 घंटे बाद करण को जब बार बार रुकने कहा तो करण रुक गया और युवांशी की बगल में आकर लेट गया। करण ने युवांशी के ऊपर आते हुए कहा, सो हाउ इज योर फीलिंग मिस ओबरॉय? युवांशी, फेलिंग माई फुट, तुमने मुझे चलने के लायक कहाँ छोड़ा? करण, इट्स ओके, आज रात घर जाने की जरूरत भी नहीं क्योंकि अभी मेरा मन बिल्कुल भी नहीं भरा। युवांशी, बेवकूफ आदमी, मैं मॉम को क्या जवाब दूंगी? उद्धरण चिन्ह। करण, वो तुम्हारी प्रॉब्लम है लेकिन अगर तुम चल कर जा सकती हो तो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। युवांशी धीरे से उठी और कहा, आई एम फाइन, बस तुम मुझे ड्रॉप कर दो।
करण बेड से उठा और कपड़े पहनने लगा। करण की नजर बेड की बेडशीट पर लगे स्टाइन पर गई जिसे युवांशी ने नहीं देखा। युवांशी कपड़े लेकर वॉशरूम में चली गई थी और वो थोड़ी देर में चेंज करके बाहर आ गई। करण ने बेडशीट की तरफ इशारा करते हुए कहा, इट मीन यू आर वर्जिन। युवांशी, तो तुम्हें क्या लगता है युवांशी ओबरॉय हर किसी के साथ। एपिसोड 119 करण की मंगेतर। करण, नो बेब्स, मैंने सिर्फ तुमसे सवाल किया है, आगे तुम्हें जो सोचना है सोचो। युवांशी ने करण को कॉलर से पकड़ा और कहा, मैं जो सोचना है सोचूंगी, लेकिन अगर तुमने अब कुछ सोचा तो जान ले लूंगी तुम्हारी। करण ने युवांशी के हाथों को पकड़ते हुए कहा, अब तुम्हें घर ड्रॉप कर दूं। उद्धरण चिन्ह। युवांशी, ओके चलो जल्दी। युवांशी ने करण का हाथ पकड़ा और ऑफिस से बाहर निकल गया। करण और युवांशी करण की कार में बैठे। ड्राइवर कार ड्राइव कर रहा था। करण ने युवांशी की तरफ देखा और कहा, अभी तुम्हारा घर आने में टाइम है तो मुझे कुछ सूझ रहा है। युवांशी, आर यू क्रेजी? नो वे। करण ने कार का एक बटन दबाया और पार्टीशन ऑन कर दिया। युवांशी मुस्कुराते हुए, तुम नहीं सुधरने वाले ना। उद्धरण चिन्ह। युवांशी ने करण को पीछे धक्का दे दिया। करण सीट पर पैर नीचे करके बैठा हुआ था। युवांशी करण ली गोद में आकर बैठ गई और मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें देखकर तो लग रहा है तुम पहले से रेडी थे। तुम्हें रेडी करने की जरूरत नहीं है। करण ने एक डेविस स्माइल की और कहा, आई एम ऑलवेज रेडी फॉर योर रेड रोज एंड कम ऑन, इट्स योर टर्न नाउ। करण ने युवांशी का क्रॉप टॉप थोड़ा ऊपर किया और उसके कमर पर अपने दोनों हाथ कस कर रख लिए। करण ने युवांशी की जीन्स सरकाकर थोड़ी नीचे कर दी और अचानक फिर से युवांशी के मुंह से चीख निकलने वाली थी क्योंकि करण उसके बॉडी में खुद को एंटर कर चुका था। लेकिन उससे पहले ही करण ने युवांशी के होंठों पर अपने होंठ रख दिए और युवांशी ने अपना सर करण के कंधे पर रख दिया। करण ने उसे ऐसे देखकर कहा, नो रेड रोज, कम ऑन डू इट, आई वॉन्ट यू। युवांशी ने अपना सिर उठाया और करण की गोद में बैठकर अपनी कमर हिलाने लगी। करण ने अपनी आंखें बंद कर ली और युवांशी के गले को जोर से पकड़ लिया। युवांशी बार बार अपनी स्पीड कभी कम और कभी तेज कर रही थी। करीब 30 मिनट बाद युवांशी करण की गोद से उतरने लगी, लेकिन तभी करण ने कहा, नहीं रेड रोज, अभी मुझे तुम और चाहिए, डोंट गो। युवांशी ने करण को बात नहीं सुनी और नीचे आकर अपने कपड़े सेट किए। करण ने भी अपने कपड़े ठीक किए और युवांशी के पास आकर उसके होंठों पर एक पेक दे दिया। युवांशी ने स्माइल की और कहा, घर आने वाला है, मुझे जाना होगा। करण ने आरोही को पकड़कर बाहों में जकड़ लिया और कहा, पता नहीं ये रात कैसे कटेगी तुम्हारे बिना, लेकिन कोई बात नहीं, एडजस्ट तो करना पड़ेगा। युवांशी ने खुद को छुड़वाया और तभी कार रुक गई। युवांशी का घर आ गया था। युवांशी ने करण के होठों पर एक जोर से वाइट किया और कहा, घर आ गया, बाय, और जल्दी मुलाकात होगी। अब मैं चलती हूँ। करण, मुलाकात तो अब करनी पड़ेगी ना प्रिंसेस, नहीं तो ना तुम चैन से रह पाओगी और ना मैं। युवांशी कार से उतरी और बाहर निकलकर वहां से चली गई। करण ने युवांशी को जाते देखकर कहा, जो तुमने किया उसके लिए तुम बहुत पछताने वाली हो रेड रोज, क्योंकि भले ही तुम्हारा कोई और बॉयफ्रेंड ना हो, लेकिन मेरी लाइफ में तो ऑलरेडी कोई है। वहीं युवांशी जैसे हो घर के अंदर गई, उसने देखा शिवांगी सोफे पर बैठी उसका इंतजार कर रही थी। युवांशी ने शिवांगी को देखकर उसे पीछे से गले से लगा लिया और कहा, क्या मॉम, आपको पता है ना कि दोस्तों के साथ मुझे अक्सर लेट हो जाता है, तो क्यों मेरा वेट करके अपनी नींद खराब करती है आप। शिवांगी सोफे से उठी और कहा, तुम्हें कब अक्ल आएगी युवांशी, टाइम देखा है तुमने। युवांशी ने सामने घड़ी की तरफ देखा और कहा, सॉरी मॉम, बस वो कुछ दोस्त मिल गए तो उन्हीं के साथ मस्ती में लेट हो गई। शिवांगी ने युवांशी को पकड़कर अपने पास खड़ा किया और कहा, देख युवांशी, मैं माँ हूं तेरी, मुझे चिंता होती है तेरी, तू समझती क्यों नहीं है। युवांशी, माँ मैं समझती हूँ, लेकिन अभी आप प्लीज सो जाओ और मुझे भी सोने दो, पहले ही मैं बहुत थक गई हूँ। शिवांगी की बातों को इग्नोर करके युवांशी अपने रूम में गई और दरवाजा बंद करके अंदर वॉशरूम में फ्रेश होने चली गई। कुछ देर बाद युवांशी बाहर आए और अपना फोन उठाकर करण को फोन लगाया। करण ने सामने से फोन उठाकर कहा, क्या बता है, इतनी जल्दी फोन कर दिया,
अभी तो मैं घर आया हूँ और मुझे फ्रेश भी होना है, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। युवांशी कुछ कहती उससे पहले ही करण ने फोन रख दिया, लेकिन युवांशी को गुस्सा नहीं आया, उसने फोन को सीने से लगाते हुए कहा, आई लव यू बेवकूफ कहीं के। अगली सुबह सिंघानिया हाउस। करण अपनी फैमिली के साथ बैठा ब्रेकफास्ट कर रहा था। करण की घरवाले, उसकी माँ राखी और उसके पापा भी उसके पास बैठे ब्रेकफास्ट कर रहे थे। तभी राखी ने करण से कहा, करण तुम्हारी आयशा से बात हुई क्या? उद्धरण चिन्ह डॉट। 2 दिन बाद उसका बर्थडे है तो मैंने सोचा उसके लिए कोई अच्छा सा सरप्राइज ले लेते हैं, तुम्हें क्या लगता है? तुम्हें तो पता होगा ना उसकी पसंद। करण ने ब्रेकफास्ट करते हुए कहा, मॉम आपको जो अच्छा लगता है ले लीजिए। वैसे भी आपको तो पता ही है ना, मुझे लड़कियों की पसंद के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, तो मुझसे क्यों पूछ रही है? तभी करण के पापा ने कहा, अरे भाई तुम्हारी होने वाली बीवी है वो, अभी से उसकी पसंद नापसंद का ख्याल रखोगी तो आगे चलकर तुम्हें आसानी होगी, ऐसे थोड़ी ना काम चलेगा। करण, प्लीज डैड आप लोग मुझे एंड मामलों में इन्वॉल्व मत कीजिए, मुझे सिर्फ अपना काम करने दीजिए। मैं सिर्फ एक ही बात जानता हूँ, मेरा ऑफिस और मेरे ऑफिस का काम। और वैसे भी उससे शादी करवाने का आइडिया भी तो आप ही का था ना। उद्धरण चिन्ह डॉट। मैंने तो मना किया था। राखी, करण बेटा तुम तो जानते थे ना, तुम्हारी दादी की ख्वाहिश थी कि तुम्हारी शादी आयशा से हो। उनकी बेस्ट फ्रेंड की पोती थी और उन्होंने सारी बात पक्की की थी और तुमने तो उनसे वादा भी किया था ना। उद्धरण चिन्ह। करण, हाँ माम जानता हूँ, बस इसीलिए उससे शादी कर रहा हूँ। लेकिन आप लोग प्लीज मुझे और ज्यादा इस झमेले में मत डालिए। ये शादी कर रहा हूँ वही बहुत बड़ी बात है, और ये सिर्फ और सिर्फ दादी से किए हुए वादे की वजह से। करण अभी उन लोगों से बातें ही कर रहा था कि तभी उसका फोन बजने लगा। राखी और करण के पापा का ध्यान अपने अपने खाने पर था। करण ने देखा उसके फोन पर युवांशी का फोन आ रहा था। करण ने जल्दी से अपने हाथ टिश्यू से साफ लिए और कहा, डैड मैं चलता हूँ, ऑफिस से बार बार फोन आ रहा है। एपिसोड 120 करण के सच से युवांशी का सामना। करण सिंघानिया हाउस से बाहर आया और कार में बैठते हुए फोन उठाया और कहा, हाँ बोलो रेड रोज, आज इतनी सुबह सुबह मेरी याद कैसे आ गई? उद्धरण चिन्ह। युवांशी ने सामने से कहा, क्या मतलब? उद्धरण चिन्ह डॉट। और तुमने रात को मुझे फोन क्यों नहीं किया? उद्धरण चिन्ह। करण, टाइम नहीं मिला रेड रोज, क्यों कुछ जरूरी बात थी क्या? उद्धरण चिन्ह। युवांशी, हाँ मैं ऑफिस आई हूँ आज, तो अगर तुम फ्री हो तो रात को डिनर पर चलें। करण, नहीं आज फ्री नहीं हूँ, बहुत बिजी हूँ आज तो। युवांशी, इट्स ओके मैं कल आ जाऊंगी, वैसे भी कल संडे है तो कहीं बाहर मूवी देखने चलते हैं, इसी बहाने बाहर डिनर भी कर लेंगे। करण, मैं कल फैमिली के साथ कहीं जा रहा हूँ तो कल भी नहीं हो पाएगा, तुम किसी और के साथ जाओ मूवी के लिए। युवांशी, अगर मैं किसी और के साथ जाऊंगी तो तुम्हें बुरा नहीं लगेगा? करण का ऑफिस आ गया और उसने आगे की बात करते हुए कहा, मैं फोन रखता हूँ, बाय। करण के ऐसे फोन कट करने पर युवांशी ने खुद से गुस्से से कहा, ये बार बार मुझे इग्नोर क्यों कर रहा है? उद्धरण चिन्ह डॉट। अब अचानक क्या हो गया इसे? उद्धरण चिन्ह। फिर युवांशी ने कुछ सोचा और कहा, तो अब समझी, ये फिर से चाहता है कि मैं इससे मिलने जाऊं। लेकिन नहीं बेवकूफ, अब जब तक तुम मुझे खुद नहीं आने को बोलोगी तब तक मैं नहीं आने वाली। करण का ऑफिस। करण जतिन के साथ बैठा कुछ फाइल डिस्कशन कर रहा था। जतिन ने करण से कहा, सर हमारे पास कुछ नए इंटीरियर डिजाइनर आए हैं, मुझे लगता है आपको एक बार उनकी फाइल सेट रीड लेनी चाहिए, वो काफी एक्सपीरियंस और बहुत हार्ड वर्किंग भी है। कारण, ठीक है तुम उनकी फाइल मेरे टेबल तक पहुंचा दो, मैं चेक कर लूंगा, अगर मुझे ठीक लगा तो उन्हें हायर कर लेंगे, लेकिन ऐसे मैं किसी लापरवाह इंसान को बिल्कुल भी यहाँ नहीं रख सकता और ना ही मुझे उनकी यहाँ जरूरत है। तुमने उन्हें बता दिया ना मुझे कैसे इंटीरियर डिजाइनर की जरूरत है? उद्धरण चिन्ह। जतिन, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए सर, इंटरव्यू में सब कुछ पूछ लिया था, लेकिन अब जब तक आप उनकी फाइल नहीं देखे लेते तब तक हम कुछ भी फाइनल नहीं कर सकते। करण, ठीक है तुम एक काम करो, मुझे उनकी फाइल मेल कर दो।
ऐसे चेक करने में बहुत टाइम लगेगा, अभी मुझे कहीं जरूरी काम से जाना है तो मैं जा रहा हूँ, तुम संभाल लेना, मैं शायद कुछ घंटों में वापस आ जाऊं। करण अपने केबिन से बाहर निकलकर अपने पार्किंग के एरिया में आया और अपनी कार में बैठकर वहां से निकल गया। करण ऑफिस से सिंघानिया हाउस पहुंचा। सिंघानिया हाउस में करण की मां राखी तैयार होकर उसका वेट कर रही थी। राखी जी ने करण को देखकर कहा, आ गए तुम बेटा, जल्दी से चेंज कर लो, हमें निकलना है जल्दी शॉपिंग के लिए। करण ने बोर होते हुए कहा, मॉम मेरा मन नहीं है, अब क्यों जिद कर रही है? आप लोग जाए और उस आयशा को साथ ले जाए, क्यों मुझे साथ ले जाकर अपना टाइम खराब करना चाहती है? आपको पता है ना मुझे ये सब शॉपिंग वगैरह में इंटरेस्ट नहीं है। राखी, नहीं बेटा, उसका बर्थडे है, उसको अच्छा लगेगा अगर तुम भी उसके लिए कुछ अच्छा सा गिफ्ट लोगे। हम तो उसके लिए गिफ्ट ले ही लेंगे, लेकिन तुम उसके होने वाले पति हो तो तुम्हारा हक भी बनता है और फर्ज भी। वो खुश हो जाएगी अगर तुम उसके लिए कुछ अच्छा सा ले लोगे। कबीर, ठीक है मॉम, आपसे बात करना तो मुझसे नहीं हो पाएगा, आप लोग इंतजार कीजिए, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। और अपनी उस बहू को बता दीजिएगा मुझसे ज्यादा चेप होने की जरूरत नहीं है। राखी, ये क्या बात हुई करण? तुम्हारी बीवी तुमसे नहीं चेप होगी तो किससे होगी? उद्धरण चिन्ह डॉट। तुम्हारी बातें ना मुझे कभी समझ में नहीं आएगी। जाओ जल्दी जाकर चेक करो। युवान जी का घर मुंबई। शाम को युवांशी ऑफिस से घर आए और आते ही सोफे पर पसर कर लेट गई। शिवांगी को पता था कि युवांशी आने वाली है, इसीलिए वो किचन में युवांशी के लिए कॉफी बना रही थी। शिवांगी नोटिस कर रही थी कि युवांशी कुछ दिनों से काफी अकेला अकेला रह रही है और उसकी बिहेवियर में भी काफी चेंज लग रहा था। शिवांगी युवांशी के लिए कॉफी बनाकर लेकर आए और उसके पास बैठते हुए कहा, युवांशी तुम अभी फ्री हो क्या? युवांशी ने कॉफी का कप शिवांगी के हाथ से लेते हुए कहा, हाँ मैं फ्री हूँ मॉम, आप बताएं आपको कोई काम था? शिवांगी, हाँ काम तो था, लेकिन अगर तू मानेगी तभी ना। युवांशी, बोलिए मॉम, आपको क्या मना करूंगी मैं। शिवांगी, एक्चुअली युवांशी मुझे अपनी की कुछ शॉपिंग करनी है, करो, और तुझे तो मेरी टेस्ट का पता ही है ना कितना बेकार है, तो तू ही मेरे लिए कुछ शॉपिंग कर देना। चलना मेरे साथ, माल चलते हैं। और मेरी और युवराज की एनिवर्सरी आ रही है तो मुझे युवराज के लिए कुछ गिफ्ट भी देखना है। युवांशी ने कॉफी का सिप लिया और मुस्कुराते हुए कहा, वाह मॉम सो रोमांटिक, वैसे आप ये बताओ कि डैड को याद भी है या नहीं? आप ही ऐसे ये सब गिफ्ट वगैरह लेती रहेगी और डैड वहां ऑफिस में पड़े रहेंगे। शिवांगी, उसकी टेंशन तू मत ले, युवराज ने पक्का कुछ न कुछ प्लान किया होगा, लेकिन वो मुझे नहीं बताएंगे, मुझे पता है वो भी मुझे सरप्राइज देने के लिए वो भी प्लानिंग कर रहे होंगे। युवांशी, इतना ज्यादा यकीन है अपने पति परमेश्वर पर? लेकिन मुझे लगता है कि डैड इतने दिनों से जितना काम में बिजी हैं उन्हें बिल्कुल याद नहीं होगा। आप देखना वो जरूर भूल गए होंगे और मैं भी उन्हें कुछ याद नहीं दिलवाने वाली। मुझे भी आप दोनों की लड़ाई देखनी है। शिवांगी, अब ये सब बातें बंद कर और फ्रेश होकर जल्दी से आ जा, नहीं तो मैं खुद चली जाऊंगी और मैं तुझे बिल्कुल नहीं बताऊंगी कि मैंने युवराज के लिए क्या गिफ्ट लिया। युवांशी, ये बिल्कुल गलत है मॉम, मैं 10 मिनट में रेडी होकर आ रही हूँ। आप बस 10 मिनट मेरा वेट कीजिएगा और जल्दी से खुद भी रेडी हो जाए। कुछ देर बाद शिवाजी और शिवांगी अपनी कार में घर से निकल गए और दोनों मॉल में पहुंचे। युवांशी ने शिवांगी के लिए कुछ ड्रेसेस पसंद की। तभी शिवांगी ने युवांशी को कहा, मुझे युवराज के लिए गोल्ड वॉच लेनी है, उसे ना गोल्ड वॉच पहनना पसंद है। युवांशी, ठीक है मॉम, वहाँ ज्वेलरी वाली साइड चलते हैं, वहाँ काफी अच्छे अच्छे डिजाइन है। युवांशी और शिवांगी माल में ज्वेलरी साइट पर गए, जहां करण एक लड़की और राखी के साथ खड़ा एक नेकलेस खरीद रहा था। करण उस लड़की के गले में वो नेकलेस पहना रहा था। युवांशी और शिवांगी भी उसी तरह आ रहे थे। करण ने युवांशी को नहीं देखा, लेकिन सामने आने पर युवांशी का ध्यान करण की तरफ गया। करण को देखते हैं युवांशी के पैरों से जमीन खिसक गई और वो कहीं अपनी जगह पर फ्रीज हो गई। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। कहानी को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और प्लीज लाइक भी जरूर करें। थैंक यू।